नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनाव के लिए जिस तरह से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, उससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और सपा के बीच अभी तक सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है और अब हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो बनाएगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर डिपेंड है। जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उसके हिसाब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाएगी। अब क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग कर दी है, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सीटों को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब क्या कांग्रेस हरियाणा के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाएगी, अपने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, देखने वाली बात होगी। अब कई तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में अपने अकेले दम पर मैदान में उतरेगी, या कांग्रेस ने जो सपा से 5 सीटों की मांग की है, सपा जल्दी ही कांग्रेस की इस मांग को मानेगी। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए हैं, उससे तो यही लगता है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार वहां पर बन सकती है। और फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के लिए कोई ठोस फैसला शायद हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने के बाद ले सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी 6 पर हावी है। और इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आशीष कोटड़िया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूजा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान वहां पर संपन्न हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और कांग्रेस के बीच जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, हालांकि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि कांग्रेस को वो 5 सीटें देगी या नहीं देगी। हालांकि जो शुरू से कयास लगाए जा रहे थे, तो अखिलेश यादव जी का 2 सीटों से ज्यादा देने का भी मन नहीं था। अब फिलहाल कांग्रेस हरियाणा चुनाव पर डिपेंड है। वहां पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हो सकता है कि उपचुनावों में कांग्रेस फिर अपने अकेले दम पर लड़े। तो क्या लगता है, गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आ सकती है या आपका चलेगा आगे भी? पहले तो आपको नमस्कार पुष्पेंद्र जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जो है, हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा जानकारी तो आप लोग के पास में। आप कह रहे हैं 5 सीटों की डिमांड की, नहीं, कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटी है उत्तर प्रदेश की, उसने अपने शीर्ष नेतृत्व को भेजा कि 5 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, 5 सीटें उनको लगता है कि भेजना चाहिए। उनका अपना खुद का संगठन की बात हो, 10 सीटों पे भी भेज सकते थे, उनके अपने संगठन की बात है। मतलब आपका मन नहीं है एक भी सीट देने का? मैंने पहले ही बोला, आप हमसे कांग्रेस से ज्यादा मन आप ही को पता चल रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि 10 सीटों पे हमारा गठबंधन है। अगर आज की तारीख की आप बात करते हैं पुष्पेंद्र जी, 6 अक्टूबर 2024 को इंडिया अलायंस गठबंधन में, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है। हम 10 सीटों पे गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाई इलेक्शन का, और वर्तमान की स्थिति यही कि इलेक्शन में जा रहे हैं। और कांग्रेस ने अभी, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई ऐसे डिमांड, अगर हमें तो, हमारी जानकारी में तो नहीं है, अगर मीडिया की जानकारी में होगा कि हाँ, हमारी जानकारी में है कि अपना इनका संगठन है, इनके संगठन ने वहां पे भेजा जाता है कि हमारा संगठन है, हमारे संगठन में हम प्रभारी नियुक्त करेंगे। कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस अपने प्रभारी नियुक्त करेगा। पर हम 10 सीटों पे गठबंधन में जा रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। 10 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 10 पे कांग्रेस लड़ेगी, कि 9-1 होगा कि 8-2 होगा, ये शीर्ष नेतृत्व जब डिसाइड करेंगे। अभी तो डेट भी नहीं आए हुए बाई इलेक्शन के, तो मुझे लगता है बिल्कुल मैम, आपने
कह दिया कि अपने अलग अलग प्रभारी दोनों पार्टियां नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ये भी कह दिया कि अब बेशक 1 सीट पर कांग्रेस लड़े या 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़े, लेकिन क्लियर तो होना चाहिए ना आपकी तरफ से कांग्रेस को कितनी सीटें देने का इरादा है, या फिर 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? 10 सीटों पे इंडिया अलायंस लड़ेगी निश्चित, और कितनी सीटें दी जाएंगी, कितने सीटों पे समझौता मतलब 10 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो भी इंडिया अलायंस का ही नाम रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगर 10 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी तो भी इंडिया अलायंस का ही नाम रहेगा। चलिए ठीक है मैम। आशीष जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, हालांकि कांग्रेस पूरी तरीके से वहां पर कोशिशें कर रही है और जो रणनीति है उसको भी बनाकर उत्तर प्रदेश में वो लगी हुई है। जो आपके अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें फिलहाल तो कोई सीटों की उम्मीदें नहीं लग रही हैं, हालांकि जो 5 सीटें उन्होंने मांगी हैं उस पर अखिलेश यादव जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और हरियाणा चुनाव संपन्न हो चुका है। जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि हरियाणा चुनाव का जैसे ही परिणाम आएगा उसके आधार पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार या फिर जो समाजवादी पार्टी के साथ जो भी गठबंधन है उसके हिसाब से नियुक्तियां की जाएंगी। आपको क्या लगता है? अभी नहीं हो रहा है आशीष जी, शायद आशीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए, सुन पा रहा हूं मैं आपको। आशीष जी, मेरा सवाल यही था, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ठीक है। एक सीट जो कानपुर की सासामऊ थी वो सीट खाली हो चुकी थी, जो वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक थे इरफान सोलंकी, वो आगजनी मामले में जेल जा चुके थे। अब 10 सीटें हो चुकी हैं। 10 सीटों में से आपकी तरफ से 5 सीटों की मांग थी। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि साहब हम आपको 2 सीटें देंगे, 4 सीटें देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, सर्वप्रथम तो यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमति की सरकार बन रही है। अच्छा। जहां तक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 10 सीटों की बात है तो उस 10 सीटों के ऊपर प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व विचार मंथन कर रहा है। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव, उसके आधार पर हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है कि सभी लोकसभा सीटों पे जिस प्रकार से हमने प्रदर्शन किया उसी प्रकार से उपचुनाव में भी 10 सीटों पर हमारी पार्टी को लेकर एक निर्णय लिया जाए, जिसमें से हमने मांग रखी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें प्रदान की जाए। समाजवादी पार्टी की बात है कि केवल और केवल 2 सीटें प्रदान की जाए, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं। अतः हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इसके ऊपर विचार मंथन कर रहा है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में धूल चटाई थी। तो ये जोड़ी बनी रहेगी श्री अखिलेश यादव जी और हमारे नेता। ठीक है आशीष जी, अब धूल तो तभी चटा पाओगे ना आप जब आपका समाजवादी पार्टी के साथ जो सीटों का बंटवारा है उसमें समझौता हो जाएगा। आपने बोल दिया कि 2 सीटों की जो डिमांड है वो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं और आपकी तरफ से 5 सीटें। पूजा जी, अब तो क्लियर हो गया। देखिए, अवश्य, किंतु आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठकों के पश्चात यह निर्णय लेगा और दोनों के मध्य समाधान होकर साथ में उपचुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है। पूजा जी, एक कमेंट दे दीजिए अपना। पुष्पेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी मिल पा रही है जी। पुष्पेंद्र जी, देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आज की तारीख में आप बात करते हैं तो इंडिया अलायंस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ में, और अगर 10 की 10 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ती है तो भी वो गठबंधन के साथ ही लड़ेगी, अगर 10 पे कांग्रेस लड़ती है तो भी गठबंधन के साथ ही लड़ेगी। और जहां तक बात रही कि हाँ 5 सीटों का जो है आया हो, नहीं 5 सीटें अपने जो अपने शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस ने भेजा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है इस चीज पे कि कितनी सीटों पे कौन लड़ रहा है। मुझे लगता है कि जब डिस्कशन हो जाएगा तो वो भी फाइनली जो है पता चलेगा कि हाँ डिस्कशन में कितने सीटों पर समझौता हुआ। मैंने शुरू में ही कहा कि गठबंधन है और आज की तारीख में आगे हम गठबंधन में ही चुनाव में जा रहे हैं, बाई इलेक्शंस में, और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया ठीक है मैम, ठीक है। इसी सवाल पे मैं आपके साथ वापस आऊंगा। सत्येंद्र जी,
अभी आशीष जी और पूजा जी ने बातें कही, और सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको लेकर भी पूजा जी ने कहा कि गठबंधन के साथ ही उपचुनावों पर हम लड़ेंगे। अब आपकी तरफ से, आपके भी सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, निषाद पार्टी है, आरएलडी है, आप लोगों के बीच समझौता हो पाया है? पुष्पेंद्र जी, पहले मैं अभी सभी इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, नमस्कार जी। और मेरे सभी जो साथी हैं उनको भी राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा जो गठबंधन है वो बड़ा मजबूत गठबंधन है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, 2017 का हो, 2019 का हो, 2022 का हो, 2024 का हो। हाँ। हमारे यहाँ पर जब भी कोई समझौता होता है, हाँ, वो इस तरीके का समझौता नहीं है कि कुर्सी की लड़ाई के लिए समझौता हो। आपने देखा होगा इनका जो इंडी गठबंधन बना था, हाँ, वो 2024 के चुनाव से पहले ही टूट गया था। हाँ। आपने देखा ममता बनर्जी अलग चली गई, आम आदमी पार्टी वाले अलग चले गए, और यही इनका अभी होने वाला है उपचुनाव में। जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों पर मैं अभी इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप इसको नोट भी कर लेना जी, कि इनका कोई भी गठबंधन नहीं होने वाला। इसमें दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को कुर्सी चाहिए, दोनों को लालच, सत्ता का लालच है। इनके कोई विचारधारा नहीं है, इनकी विचारधारा बदलती रहती है समय के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से। आपने देखा होगा पहले भी ये लोग आए थे, फिर बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, फिर दोबारा से इन दोनों का गठबंधन हुआ। तो ये गठबंधन होते रहते हैं। सत्येंद्र जी सुन लीजिए, देखा तो काफी कुछ है, लोकसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम आए वो भी देखने को मिले थे, और अभी जल्दी में जो आपके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी नाराजगी देखी थी। तो देखा तो काफी कुछ है। खैर, मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद ही क्लियर होगा कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या साथ में लड़ेगी। यह भी एक तरह का अनुमान है, क्लियर कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल, आपकी बात ठीक कह रहे हैं कि हरियाणा के परिणाम में काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा का जो परिणाम आएगा उतना इफेक्ट नहीं होगा यूपी के चुनाव को लेकर के, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक अलग माहौल है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस का वर्चस्व दिख रहा है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में है, और जिस तरह से लोकसभा का परिणाम आए उसके बाद तो समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा उत्साहित में है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद ही कांग्रेस की जो स्थिति है पहले से थोड़ा मजबूत हुई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपा से समझौता करना ही पड़ेगा अगर यूपी में उसको अपनी खोई हुई जमीन को पुनः वापस करना है। ये एक चाहे मजबूरी कह लीजिए, चाहे राजनीतिक एक मजबूरी कह लीजिए, कि राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में कांग्रेस धीमे धीमे, अगर देखिए चुनाव में, तो कांग्रेस का खाता कम होता जा रहा था। जो संख्या थी, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा की हो, वो धीमे धीमे कम हो रही थी। तो इस गठबंधन के बाद उनकी संख्या बढ़ी। तो ये एक उनके साथ भविष्य को लेकर के, भविष्य की राजनीति को लेकर के 2027 के जो चुनाव होगा उसको लेकर के अगर गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से समझौता करना ही पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी चूंकि यूपी की मुख्य पार्टी है, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस को हम ज्यादा से ज्यादा सीटें दें, क्योंकि वो खुद ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन अब ये तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक अपनी अपनी अहम है महत्व रखती हैं यूपी के अंदर। तो अब रही बात भारतीय जनता पार्टी या उनके जो सहयोगी हैं, देखिए वहां थोड़ा गठबंधन की स्थिति दूसरी है।
जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन बनने में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, वहां इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां जो चाहे आरएलडी हो, चाहे अनुप्रिया जी की अपना दल पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, और चाहे राजभर जी की पार्टी हो, इन लोगों को के अंदर विरोध तो होगा, लेकिन विरोध भी उतना ही होगा कि मंत्री पद ना चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं वो साझा चाहेंगे। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी उनको साझे में एक सीट देती है, 2 सीट देती है कि नहीं देती है, ये एक क्या कहना अभी जल्दबाजी होगी। और आलोक जी, वहां पे इतना दबाव नहीं होगा सहयोगियों का। ठीक है आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सपा कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसमें सपा ने कांग्रेस से सीटों की डिमांड की, वहां पर कांग्रेस ने सपा को सीटें नहीं दी। तो क्या समाजवादी पार्टी को भी लालच है कि वो राष्ट्रीय लेवल पर अगर अपना विस्तार करना चाहती है तो कांग्रेस की जरूरत उसे पड़ेगी ही पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, हर पार्टी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमारी पार्टी भी यूपी एक प्रदेश से निकल करके अन्य प्रदेशों में जाए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसके कई फायदे होते हैं राजनीतिक दलों को। तो ये समाजवादी पार्टी के, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए, उस परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टियों को भी लगा और कांग्रेस को भी ये लगा कि अगर हम समझौता नहीं करते तो शायद ये परिणाम हम लोगों को नहीं मिलते। तो ये गठबंधन का जो परिणाम आया, इंडिया गठबंधन का जो परिणाम आया, वो कहीं ना कहीं साझे का परिणाम है, और इसमें हो सकता है किसी की ज्यादा भागीदारी रही, किसी की कम रही। और मुझे लगता है कि इसमें अगर ये इसको भी जोड़ा जाए कि अगर बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा होती तो शायद उसका भी कुछ ना कुछ यूपी के अंदर और अच्छा परफॉर्मेंस होता, लेकिन वो चूंकि गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। और यहाँ यूपी में लोकसभा का जो चुनाव था उसमें 2 ही मामला था, या तो इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को किसी ने महत्व नहीं दिया और जो वोट बैंक था पूरा वो इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। तो आने वाले जो उपचुनाव है उसमें दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यूपी के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव में और अच्छा सा परफॉर्मेंस करना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपका ही सवाल रह गया था, आपने कहा था कि दोनों ही पार्टियां सपा और कांग्रेस एक साथ ही लड़ेंगे, इंडिया अलायंस ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अब की बार साथ ही लड़ने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस से उनका जो भाईचारा था वो टूट गया और उन्होंने फिर कहा कि हमारा तो सिर्फ लोकसभा तक था। ठीक है, अभी यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पर आपकी या कांग्रेस की तरफ से यही कह दिया जाए कि हमारा तो सिर्फ लोकसभा में भाईचारा था। देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर ऐसा होगा तो भी आपको पता चलेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज की तारीख में गठबंधन है, हम जो है बाई इलेक्शन साथ में लड़ रहे हैं। अब मैं कुछ जो है सवालों का जवाब दे दूं। आपने बोला कि वो अलग लड़ रही है, वो उनकी विचारधारा है, विचारधारा की बात चल रही थी। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विचारधारा नहीं है हमारी। देखिए, विचारधारा होती है तभी पार्टी बनती है, पार्टी का जन्म ही एक विचारधारा से होता है। जितनी पार्टियां सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। गठबंधन होता है मुद्दों को लेकर के, जब तक मुद्दे हमारे सिमिलर रहेंगे तो हम गठबंधन में रहेंगे। अगर मुद्दे हमारे आपसे मैच करने लगेंगे तो हम आपके साथ में गठबंधन में रहेंगे। अगर हमारे मुद्दे आपसे मैच नहीं करते तो हम आपके साथ गठबंधन में नहीं, जिसके साथ मैच करेगा उसके साथ गठबंधन में रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमें जो है सत्ता का लालच है, और वाकई में तभी हमारे, मुझे लगता है इंडिया अलायंस में जितने गठबंधन पार्टी है उससे ज्यादा घटक दल तो आपके हैं। 38 जो है आपके यहाँ पे घटक दल हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट बजट सत्र आता है तो आप अपने व्यवसायियों को सारा सब पैसा देते हैं। कुर्सी का लालच हमें है, बड़ी आपत्ति है भाई, बड़ी विडंबना है। उसके बाद में अभी जो है बात कर रहे थे कि इलेक्शन की, अगर मैं बात कर लूं आरएलडी की, आरएलडी कहा जाता है कि जो है जाटों का उनका पास वोट है, पर हरियाणा में नहीं लड़ती है चुनाव। पर जहां जम्मू में जो है उनका जनाधार नहीं है, वहां जम्मू में जाकर के जहां पे भाजपा नहीं लड़ पा रही है वहां पे जाकर के लड़ती है। यही सवाल आपने सही बोला बिल्कुल मैम, कि वहां पर उनका जनाधार नहीं है। और यही कहना है अखिलेश यादव जी का कांग्रेस के लिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है और इसलिए 5 सीटें कांग्रेस के लिए ज्यादा हैं। आपके एक विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि कांग्रेस की 5 सीटों की मांग हमें तो जायज नहीं लगती। हाँ, तो उनको जायज नहीं लगती होगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो मैटर करता है, पार्टी क्या कहती है वो मैटर करता है। विधायक है, सांसद है, हो सकता है उनके विचारधारा को लगते हुए एक सीट भी जायज नहीं लगी किसी को, किसी सांसद को लग रही हो, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते ना। हमें ये पता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या निर्देश है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि भाई उनको जरूरत है या वो काबिल है या इतने मजबूत है कि वो 10 सीटों पर लड़ सकते हैं, तो 10 सीटों की भी चर्चा कर सकते हैं। वो स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए कि हाँ कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा कि आरएलडी को जो है, अगर हम गठबंधन में तो 7 सीटें दे रहे थे और जयंत चौधरी जी ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं 2 सीटों पे जाऊंगा और 2 सीटों पे चुनाव लड़ा। और जहां पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था हरियाणा में, वहां पे चुनाव न लड़के वो अभी वर्तमान में जम्मू में चुनाव लड़ रहे हैं। पूजा जी, जी पूजा जी, ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने आपको सीटें नहीं दी, आप बदला लेने की फिराक में हो, आप उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहते? तो हरियाणा में हमारे 2 विधायक रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि 2009 में रहे हैं, 2004 में जो है 2 अलग अलग विधानसभा में हमारे विधायक रहे हैं। और जब हमने वहां पे जिद नहीं की तो आप कल्पना करिए कि हम यहाँ पे जिद क्या करने लग जाएंगे। नहीं मैम, ये तो पुरानी चीजें हैं, ये तो पुरानी चीजें हैं। ऐसे तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज तो नहीं है। हाँ जी, तो हम तो जनादेश को देखते हैं ना, हम इस चीज को विश्वास करते हैं कि जो जनता के हित में रहेगा हम इससे कार्य करेंगे। जनादेश की बात करते हैं, अगर जनहित में रहेगा कि भाई कांग्रेस 10 सीटों पर लड़े तो चलिए ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। आशीष जी, आपके हिसाब से वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आप दावेदारी ठोक सकते हैं? आपको लगता है कि इन सीटों को हम अच्छे मार्जिन के साथ जीत सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम जब सीटों की बात आती है तो कोई विशेष सीटों के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने केवल उन्हीं सीटों के ऊपर विश्लेषण करके अपनी मांग रखी है कि जो जो आवश्यक सीटें हैं उनके ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को टिकट प्रदान किए जाए। अभी तक उन सीटों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, केवल और कयास आए जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। निस्संदेह हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर है, किंतु भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात एनडीटीवी के CSDS का एक सर्वे आया था जिसमें इस बात को सार्थक साबित हुआ कि राहुल गांधी जी की जो राष्ट्रीय छवि थी और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 19% थी, किंतु यात्रा के पश्चात वह 27% हुई। उसी के कारण मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो 44% थी और कम होकर 41% हो गई। ये मेरा सर्वे नहीं है, CSDS का है, इसलिए कांग्रेस पर आक्षेप मत लगाना। नहीं आशीष जी, तो सर्वे की बात ही नहीं है। हमने तो खुद 2022 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस ने मेहनत की थी उसको देखा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ जी से ज्यादा रैलियां की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिले। तो मेहनत में तो पीछे नहीं है, लेकिन ऐसी क्या रणनीति आप नहीं बना पा रहे कि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा? देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आपके समक्ष है, उपचुनाव के परिणाम भी आपके समक्ष होंगे और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति तैयार करना। उसी कारण हेतु श्रीमती प्रियंका गांधी जी वह कठोर परिश्रम और तैयारियों में लगी हुई है। उपचुनाव की जहां तक बात है, जब आधी तारीख मंथन होगा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ, उसके पश्चात हम घोषणा करेंगे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का उद्देश्य स्पष्ट है कि संविधान बचाना है, संविधान सर्वोपरि। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी दोनों साथ में मिलकर ही लोक उपसभा चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारे की बात है तो यह आपसी बैठक। ठीक है आशीष जी, खैर संविधान आप मत बचाओ, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे सदन में, उस दिन आप लोगों ने और जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने जिस तरह से हवाबाजी वहां पर करी थी, हालांकि ये चीज बुरी लगी कि उससे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो भी वहां पर सांसद थे, वो संविधान की कॉपियां लेकर वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश अगर चलेगा तो संवैधानिक तरीके से चलेगा, और आप प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हो। ठीक है, खैर मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है सत्येंद्र जी, आशीष जी ने कहा है कि संविधान के तरीके से चलेगा। देखिए पुष्पिंदर जी, पहले मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये झूठी अफवाह जो फैलाते हैं, पहले तो इनको इनसे बाज आना पड़ेगा। इन्होंने कहा संविधान खत्म कर देंगे। भाई मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे, पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे।
19 में पूर्ण बहुमत के साथ बने। जब उन्हें करना होता तो पहले ही कर देते। ये क्या करते हैं, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जनता को झूठ फैलाने का काम करते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि यदि संविधान की बात है तो संविधान का सबसे ज्यादा जो सम्मान करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जो सम्मान करते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। ये लोग तो बाबा साहब को भी नहीं पूछते थे। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने का काम किया, उनको हराने का काम किया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए ये सारी बातें रखते हैं और जनता को चलिए ठीक है सर, का काम करते हैं। ठीक है। वैसे ज्यादातर नेता जनता को बरगलाते ही हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आलोक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी उतर चुके हैं, मायावती भी उतर चुकी हैं, जो अक्सर उपचुनावों से दूर रहती हैं, इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक था, जो दलित वोट बैंक था, जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, क्या वो अब की बार टूट सकता है? नहीं, ये उपचुनाव के जो गठबंधन होगा उस गठबंधन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी के विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन से लड़ेंगे। हाँ। अगर ये गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो उसके बाद चूंकि नहीं लड़ते हैं तो जरूर इसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी भी पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है, अभी तक वो हमेशा उपचुनाव से दूरी बनाए रहती थी, और साथ में चंद्रशेखर आजाद भी आ गए हैं। तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद का जो तेवर है, जिस तरह से उनकी राजनीति करने की एक शैली है, कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक, बहन जी का वोट बैंक था, वो उनकी ओर जा रहा है। और ये पिछले चुनाव में भी देखने को मिला, और जिस तरह से वो यूपी में सक्रिय हैं, उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात नजर आ रही है, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक ये इंडिया गठबंधन कह लीजिए या विपक्ष आरोप लगाता था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये जनता को बरगलाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इसी तरह के बरगलाने का काम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया और उसमें सफलता भी पाई उन्होंने, और सफलता पाई। और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्टीकरण देते रहे कि संविधान को लेकर के, लेकिन वो ठीक है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है, तो उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें क्या कुछ होगा, सपा और कांग्रेस के 20 सीटों को लेकर समझौता बनेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।